Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 4 असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनकी असेसमेंट कैसे की जाती है। हमने चेस्ट पढ़ा था, चेस्ट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी और फर्स्ट फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक इंस्पेक्शन को डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया वो पहले उस लेक्चर को ले लें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। हम लोग रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे फिज़िकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट में हेल्प आउट करती हैं। फर्स्ट टेक्निक इंस्पेक्शन हमने डिस्कस कर ली। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इंस्पेक्शन टेक्निक, दैट इज़ पल्पेशन। आपको पता है कि पल्पेशन के अंदर हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स हम फील करते हैं, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। ECT, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट वॉल, देन C फॉर द क्रिप्टस। एक्सपेंशन क्या है कि आप चेस्ट वॉल को पल्पेट करके देखेंगे कि इसकी एक्सपेंशन जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, क्या वो प्रॉपरली हो रही है, उसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है। फिर हम क्रिप्टस देखते हैं, ठीक है। ये इसमें हम कंसोलिडेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ, फिर आगे हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हम पेशेंट को पल्पेट करके देखते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉपिंग सेंसेशन, क्रैकलिंग साउंड सी प्रोड्यूस होती है जिससे हमें पता चलता है कि कंसोलिडेशन है या नहीं। कंसोलिडेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स के अंदर या एल्वोलाई के अंदर एयर की जगह जो है ना फ्लूइड या पस या ब्लड इस तरह की ऑक्यूमुलेशन हो जाती है। इस ऑक्यूमुलेशन की वजह से जो लंग्स का स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होकर सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। इस कंडीशन को कंसोलिडेशन कहते हैं। तो हम पल्पेशन से ये भी चेक कर लेंगे। फिर T फॉर ट्रैकिया पोजीशन, टेंडरनेस एंड टेक्टाइल फ्रीमेटस। इससे हम लोग ट्रैकिया की पोजीशन देखेंगे कि क्या वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन में अलाइनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस होगी तो ऑटोमेटिकली एयर पैसेजवे में भी डिस्टर्बेंस होगी। कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। और टेक्टाइल फ्रीमेटस, ये क्या होता है कि ये वाइब्रेशंस होती हैं जो हम चेस्ट वॉल के ऊपर फील करते हैं। कब फील करते हैं, ये एक टेस्ट होता है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने कुछ बोलना है। यूजुअली 99 का वर्ड बताते हैं उसको कि आपने 99 रिपीट करना है और फिर उसकी चेस्ट के ऊपर वाइब्रेशंस चेक करते हैं, तो इसको कहते हैं टेक्टाइल फ्रीमेटस। अब हम नेक्स्ट इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन चेस्ट वॉल। अब हम किस तरीके से चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन को पल्पेट करेंगे। प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल विद योर थम्स टचिंग ईच अदर एट द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। कि आपने अपने दोनों हाथों को चेस्ट की फ्रंट पे रखने हैं, इस तरीके से रखने हैं कि आपके जो दोनों थम्स हैं वो एक दूसरे को टच करें। और किस पोजीशन पे रखने हैं, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर। यहाँ पे आप नीचे ये चेक करें ये पिक्चर में कि आपने इस तरीके से दोनों हाथ रखने और इस तरह से रखने कि आपके जो दोनों थम्स हैं ये आपस में टच हों। और कौन सी पोजीशन पे रखने हैं, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर। आज द पेशेंट इनहेल डीपली, वॉच योर थम्स। अब वहाँ पे हाथ रखने के बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आपने डीपली इनहेल करनी है एयर, और उसके बाद आपने अपने थम्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर नोटिस करना है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। दे शुड सेपरेट साइमल्टेनियसली एंड इक्वली टू द डिस्टेंस सेवरल सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टर्नम। अब क्या होगा कि जैसे वो पेशेंट इनहेल करेगा डीपली, ठीक है, तो आपके जो थम्स हैं वो इक्वली और कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से सेपरेट होंगे कुछ सेंटीमीटर स्टर्नम से, ठीक है। इस मूवमेंट को आपने नोट करना है। रिपीट द मेजरमेंट एट द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। अब आपने ये जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर जो काम किया इसी को ही आपने 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर करना है, ठीक है। द सेम मेजरमेंट मे बी मेड ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट नियर द 10th रिब। अब वही मेजरमेंट आपको फिर मिलेगी जब आप चेस्ट की बैक पर 10th रिब, जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर करेंगे तो भी आपको सेम मेजरमेंट मिलेगी। द पेशेंट चेस्ट मे एक्सपैंड एसिमेट्रिकली इफ ही हैज़ प्लूरल इफ्यूजन।
अब पेशेंट की जो चेस्ट है वो एसिमेट्रिकली मूव करेगी, उसकी मूवमेंट के अंदर डिस्टरबेंस होगी, एबनॉर्मेलिटी होगी। कब? जब वो उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन होगा, नमूनिया होगा या न्यूमोथेरिक्स होगा, ऐसी कोई कंडीशन हुई तो उसकी चेस्ट एसिमेट्रिकली एक्सपैंड करेगी। अब एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट को हम इस तरीके से करते हैं कि आपने दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से रखना है कि जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपके दोनों थम्स एक दूसरे को टच करें। पहले आपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे रखना है और पेशेंट को कहना है कि आपने एयर इनहेल करनी है डीपली, और जैसे जैसे वो इनहेल करेगा तो आप देखेंगे कि आपके जो ये दोनों थम्स आपने टच किए होंगे ये कुछ सेंटीमीटर स्टर्नम से एक दूसरे से मूव अवे करेंगे। अब यही दोबारा आपने रिपीट करना है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर, वहाँ पे भी आपको सेम मेजरमेंट मिलेगी। देन आपने उसी तरीके से हाथों की पोजीशन लेनी है जैसे इस पिक्चर सेकंड पिक्चर में आपको मिल रही है एट द 10th रिब, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। वहाँ पे भी आपको सेम मेजरमेंट मिलेगी इन थम्स के दरमियान। तो इससे आपको पता चला जाएगा कि हमारी चेस्ट की एक्सपेंशन कैसी है। अगर ये एसिमेट्रिक एक्सपेंशन हुई तो इसका मतलब कि पेशेंट को निमोथोरिक्स, नमूनिया या फिर प्लूरल इफ्यूजन है। ये आप देख सकते हैं चेस्ट वॉल सिमेट्री एंड एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन जो होगी थम्स के दरमियान ये 2 to 5 सेंटीमीटर तक होगी, और अगर एसिमेट्रिक हुई तो नमूनिया हो सकता है, निमोथेरिक्स हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, एसिटिलाइसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्टाइल और वोकल फ्रीमेटस। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या होता है टेक्टाइल और वोकल फ्रीमेटस। इसमें क्या होता है, आस्क द पेशेंट टू फोल्ड हिज आर्म्स अक्रॉस हिज चेस्ट। आपने उसको कहना है कि आपने अपने हाथों को अपनी चेस्ट के इर्द गिर्द बांध देना है, सिर्फ फोल्ड कर देना है। दिस मूवमेंट शिफ्ट द स्कैपुला आउट ऑफ द वे। अब देखिए पिक्चर में जैसे उसने ये फ्रंट पे ऐसे अपने हाथ चेस्ट के इर्द गिर्द बांधे हुए हैं तो उसके स्कैपुला पीछे से रिलैक्स पोजीशन में आए हुए हैं, ठीक है। Lightly place your open palms on the both sides of the patient back as shown without touching his back with the fingers. अब आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथों की पाम से उसकी बैक को, स्कैपुला को टच करना है, फिंगर्स नहीं, ओनली पाम को टच करना है, हथेलियों को टच करना है, ठीक है। Ask the patient to repeat the phrase 99 loud enough to produce palpable vibration. अब आपने पेशेंट को कहना है कि आपने 99 को प्रोनाउंस करना है और इतनी आवाज़ में प्रोनाउंस करना है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो सकें। देन पल्पेट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट यूजिंग द सेम हैंड पोजीशन, और इसी तरह से ही पोजीशन आपने हाथों की रखनी है फ्रंट ऑफ द चेस्ट पर, ठीक है, कि आपने पाम्स, ओपन पाम्स सिर्फ टच करने, फिंगर टच नहीं करने, और वहाँ पे पल्पेशन चेक करनी है। वाइब्रेशन दैट फील मोर इंटेंस ऑन वन साइड देन अदर इंडिकेट टिश्यू कंसोलिडेशन। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है कि एक साइड पर वाइब्रेशन ज़्यादा इंटेंस है दूसरी साइड की निस्बत, तो मतलब कि वहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। अब ये कंसोलिडेशन क्या चीज़ है? ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो एयर जाती है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती है फ्लूइड से या पस से या ब्लड से, कोई ऐसे डिस्चार्ज से फिल हो जाती है एल्वोलाई, जिसकी वजह से जो स्पॉन्जी टेक्सचर होता है हमारे लंग्स का वो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड टेक्सचर के अंदर। तो इस कंडीशन को कहते हैं कंसोलिडेशन। लो और एब्सेंट वाइब्रेशन में इंडिकेट एम्फिजिमा, निमोथेरिक्स और प्लूरल इफ्यूजन। अब यहाँ पर 2 MCQs जनरेट होते हैं कि अगर ये वाइब्रेशंस एक साइड पर इंटेंस फील हो रही हैं तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? कंसोलिडेशन। और सेकंड MCQs कि अगर ये वाइब्रेशंस लो हो या एब्सेंट हो तो कौन सी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी? एम्फिजिमा, निमोथोरिक्स और प्लूरल इफ्यूजन। अब आपने इस पिक्चर में देख लिया कि इसको कैसे टेक्टाइल फ्रेमेटस में कैसे पोजीशन रखनी है और किस तरह से चेक करना है। और ये आपके पास एक टेबल है। एम्फिजिमा कब होगा? जब फ्रेमेटस डिक्रीज होगा। एस्थमा भी डिक्रीज फ्रेमेटस वाइब्रेशन की वजह से होगा। निमोथोरिक्स भी डिक्रीज फ्रेमेटस में होगा। एटिलेक्टिस जो है ये एब्सेंट होंगी जब वाइब्रेशंस। कंसोलिडेशन जब ये वाइब्रेशंस फ्रेमेटस वाइब्रेशन इंक्रीज होंगी। प्लूरल इफ्यूजन भी डिक्रीज फ्रेमेटस में होता है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। अब हम लोग थर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक परकशन को डिस्कस करेंगे। परकशन आपको पता है कि हम इसमें टैप
करते हैं, टैपिंग होती है, किस लिए टैप करते हैं? साउंड सुनने के लिए। और उन साउंड से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगे कि स्ट्राइकिंग और टैपिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लिसनिंग टू द साउंड इट मेक्स, कि हम स्ट्राइक करते हैं या टैप करते हैं बॉडी पार्ट को और साउंड सुनते हैं जो उस टैपिंग से सुनाई देती हैं, टू डिटरमाइन इफ अंडरलाइंग टिश्यू इज़ हॉलो, फिल्ड विद फ्लूइड, एयर और सॉलिड मटेरियल। और ये टैपिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें पता चले कि जो अंदर टिश्यू है वो हॉलो है, उसमें कोई फ्लूइड तो नहीं है, कोई एयर या सॉलिड मटेरियल तो नहीं है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम परकशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब थ्रॉसिक परकशन क्या होती है? थ्रॉसिक परकशन को हम चेस्ट परकशन भी कहते हैं। इसके क्या रूल्स हैं कि पेशेंट शुड बी इन सिटिंग पोजीशन फॉर पोस्टीरियर चेस्ट परकशन। अगर आप लोग बैक ऑफ द चेस्ट के परकशन कर रहे हैं तो पेशेंट की पोजीशन सिटिंग पोजीशन होगी, एंड लेइंग पोजीशन स्पाइन पोजीशन फॉर एंटीरियर चेस्ट परकशन। और अगर आप फ्रंट चेस्ट परकशन कर रहे हैं तो पेशेंट बिल्कुल स्पाइन पोजीशन में ऐसे लेटा हुआ होगा। तो ये दोनों आपको पोजीशंस पता होना चाहिए कि फ्रंट पे करेंगे तो कैसी पोजीशन होगी और अगर बैक पे करनी है तो कैसी पोजीशन होगी। टैप स्टार्टिंग एट शोल्डर, सबसे पहले आपने शोल्डर से स्टार्ट करना है, देन कंपेयर राइट टू लेफ़्ट। पहले राइट साइड पे करना है, फिर लेफ़्ट साइड पे करना है और दोनों को कंपेयर करना है कि क्या दोनों नॉर्मल हैं या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे साइड्स एंड सीक्वेंस आपको बताया गया है कि आपने शोल्डर, अब ये जो एंटीरियर चेस्ट परकशन है ये वाली, ठीक है, कि फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट कर रहे हैं आप। पहले आपने इस साइड से स्टार्ट करनी है राइट, देन यू हैव टू गो फॉर द सेकंड। अब उसके नीचे आना है, फिर इस तरफ जाना है, फिर ये थर्ड साइड है, फिर थर्ड को इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाएं, फिर फोर्थ, फिर ऐसे। इसका एक इस तरह का सीक्वेंस है कि आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। और फ्रंट जो एंटीरियर चेस्ट परकशन है उसके अंदर पेशेंट की स्पाइन पोजीशन होगी और यहाँ पे ये पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है। पोस्टीरियर में किस तरीके से होगा कि आपने 1 2 3 पहले शोल्डर से स्टार्ट करना है और फिर 4 5 6 उसकी दूसरी अल्टरनेटिव साइड से स्टार्ट करना है, फिर एक साइड से 6 7 8 9 इस तरीके से आपने ये सारे पोजीशंस को इसी सीक्वेंस से अप्लाई करना है और दोनों साइड्स को अल्टरनेटिवली कंपेयर करना है कि दोनों में कैसी साउंड सुनाई दे रही हैं। परकशन के अंदर हम जो यूज़ करते हैं फिंगर्स, एक होती है प्लेक्सीमीटर और एक होता है प्लेक्सर। अब हमारे पास प्लेक्सीमीटर क्या होती है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द लेफ्ट मिडल फिंगर। अब अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो प्लेक्सीमीटर हमारे पास वो वाली फिंगर होती है जिसके ऊपर आप टैप कर रहे होते हैं, वो वाली फिंगर जो आपकी स्किन के ऊपर रखी होती है, बॉडी पार्ट के ऊपर रखी होती है और उसके ऊपर आपकी टैपिंग हो रही होती है। अब जैसे ये वाला हाथ है ना, ये वाला, इसकी जो मिडल फिंगर है जिसके ऊपर ये एरो है, ठीक है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो ये जो मिडल फिंगर है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे इसको कहते हैं प्लेक्सीमीटर और जिससे टैप करेंगे उसको कहते हैं प्लेक्सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पहली वाली से ये वाली पहली जो पिक्चर है इससे आप टैप करेंगे, ये है प्लेक्सर और जिसके ऊपर ये टैप कर रहे हैं इसको कहते हैं प्लेक्सीमीटर। अब प्लेक्सर क्या है? राइट मिडल फिंगर टिप जिससे आप टैप करेंगे। ऑर्डर क्या होना चाहिए? अप टू डाउन, के ऊपर से नीचे आना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, के एंटीरियर से फिर पोस्टीरियर साइड पे जाना है। ये एक सीक्वेंस है जो आपने फॉलो करना है। अब परकशन साउंड्स, हमने बताया था कि परकशन में हम टैप करके साउंड्स को सुनते हैं। तो अब आपको कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थ्रॉसिक परकशन है उसके अंदर कौन कौन सी साउंड सुनाई देंगी? रेजोनेंस साउंड्स। अब आपको इन साउंड्स का भी पता होना चाहिए और इनके ऑर्गन्स का भी पता होना चाहिए कि रेजोनेंस साउंड अगर सुनाई देती है तो ये नॉर्मल लंग साउंड है। अगर हाइपर रेजोनेंस साउंड है तो इसका मतलब है कि आपको या तो एम्फिजिमा है या निमोथोरिक्स है। एम्फिजिमा किसको कहते हैं कि जिसके ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो एल्वोलाई हैं, एयर सैक्स जिसको हम कहते हैं, इनकी परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है या इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्शन है ये डिस्टर्ब होता है।
तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर से ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता तो ऑटोमेटिकली पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ जाएगा। और नीमोथोरिक्स कौन सी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स कोलैप्स्ड होते हैं। तो हाइपर रेजोनेंस साउंड के अंदर आपके पास ये दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपको टिम्पैनिक साउंड आती है तो इट मीन्स कि हॉलो ऑर्गन है, एम्प्टी स्टमक पर आपको ये टिम्पैनिक साउंड सुनाई देगी हॉलो ऑर्गन्स में। फ्लैटनेस ओवर बोन्स एंड मसल्स, जब फ्लैटनेस साउंड आपको फील हो तो इट मीन्स कि ये बोन्स एंड मसल्स की है। डल साउंड फील हो तो डलनेस कहाँ पे आएगी, ब्रेस्ट टिश्यू पर आएगी, हार्ट पर आएगी, लिवर, प्लूरल इफ्यूजन के केस में और ट्यूमर के केस में आपको डलनेस साउंड फील होगी। तो ये कुछ परकशन साउंड्स थी और ये उनके कंडीशंस थी कि किस साउंड की कंडीशन में कौन से आगे कंडीशन हो सकती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायफ्रेगमेटिक एक्सक्रूजन। अब डायफ्रेगमेटिक एक्सक्रूजन क्या होती है? ये एक ऐसी मूवमेंट है आपकी थ्रोसिक डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी मसल है, मेजर रेस्पिरेटरी मसल, जो आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो थ्रोसिक डायफ्राम है इसकी मूवमेंट को चेक किया जाता है इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल। पहले आपने पेशेंट को कहना है कि आपने एक्सहेल करना है, ब्रीथ आउट करना है। परकस द बैक on one side to locate upper edge of the diaphragm, the point at which normal lung resonance change to dullness। आपने जो बैक साइड है, अपर साइड ऑफ द डायफ्राम, वहाँ पर लोकेट करना है। ठीक है, और वहाँ पे आपको नॉर्मल लंग साउंड चेंज होगी डलनेस साउंड के अंदर। नॉर्मल लंग साउंड तो आपको पता है रेजोनेंस साउंड डलनेस साउंड के अंदर चेंज होगी। और डलनेस में क्या होता है कि अपर एज है तो वहाँ पर हो सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो, ट्यूमर हो, इस तरह से वो चेंज होगी। यूज अ पेन टू मार्क द स्पॉट इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द डायफ्राम एट फुल एक्सपिरेशन ऑन दैट साइड ऑफ द बैग। अब आपने पेन के ज़रिए एक स्पॉट लगा देना है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे फुल आपने जब एक्सहेलेशन करवाई थी तो डायफ्राम जहाँ तक गया है उस पॉइंट पे आपने मार्क आउट कर देना है। देन आस्क द पेशेंट टू इनहेल एज डीपली एज पॉसिबल। अब आपने पेशेंट को कहना है कि तुम इनहेल करो जितना डीप इनहेल कर सकते हो। Percuss the back when the patient has breathed in fully until you locate the diaphragm। और जब पेशेंट इनहेल कर लेगा तो फिर आपने बैक को दोबारा से परकस करना है। ठीक है, और पेन के ज़रिए जहाँ तक डायाफ्राम जा रहा है वहाँ पर उस पॉइंट पे आपने स्पॉट लगा देना है। रिपीट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैक। अब इसी तरीके से यही कि पहले आप एक्सहेल करवाएंगे और फिर एक स्पॉट लगाएंगे, फिर इनहेल करवाएंगे, फिर डायफ्राम की जहाँ पे लोकेशन होगी वहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपने बैक साइड पे भी रिपीट करना है यही रूल। यूज़ अ रूलर और टेप मेजर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पेन मार्क्स। अब आपने रूलर के ज़रिए या मेजरिंग टेप के ज़रिए जो आपने स्पॉट्स लगाए थे पेन के उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करना है। नॉर्मली ये डिस्टेंस 1/4 to 2 होता है या फिर 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि आपके जो डायाफ्राम है, आपकी जो थ्रोसिक डायाफ्राम है उसकी मूवमेंट कितनी है और उसकी मूवमेंट से आपको लंग्स की कैपेसिटी का पता चलेगा कि मेरे लंग्स की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायाफ्रेगमेटिक एक्सक्रूजन। अब ये आप देखें कि किस तरीके से उसने उसको कहा है कि इनहेल करें, एक्सहेल करें और दोबारा से उसको परकस किया। परकस करने के बाद उसने वहाँ पे स्पॉट लगाया। ठीक है, और फिर ये दोनों पॉइंट्स को मेजरिंग टेप के साथ उसने मेजर किया और आप देख सकते हैं कि ये 1.4 समथिंग वैल्यू बन रही है। तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अब हम लास्ट एग्जामिनेशन टेक्निक अस्कल्टेशन को पढ़ेंगे। लिसनिंग टू द साउंड्स विद और विदाउट स्टेथोस्कोप। आप इसमें बॉडी साउंड सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड आउट स्लोली एंड डीपली थ्रू द माउथ टू असेस एयर फ्लो इन द ब्रोंकियल ट्री।
अब आप जब रेस्पिरेटरी अस्कल्टेशन कर रहे होंगे तो आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ब्रीथ इन भी करना है और आउट भी करना है, स्लोली भी करना है और डीपली भी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि एयर का जो एसेस है और एयर का जो फ्लो है, एयर फ्लो, वो कैसा है माउथ से, ठीक है। अब इस प्रोसीजर के लिए आप डायफ्राम भी यूज़ करेंगे, यूज़ डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, कि स्टेथ की डायफ्राम साइड यूज़ करेंगे, सुपीरियर टू इन्फीरियर जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, एंड कंपेयर राइट टू लेफ़्ट। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है कि स्टेथ का आपने डायफ्राम यूज़ करना है, ऊपर से नीचे आना है, सुपीरियर टू इन्फीरियर, एंड कंपेयर राइट टू लेफ़्ट, के राइट और लेफ़्ट दोनों का आपस में कंपेयर भी करना है। अब एरियाज ऑफ अस्कल्टेशन, कि आपने ये जो अस्कल्टेशन करनी है इनका एरिया क्या है, ठीक है, साइड क्या है। जब एंटीरियर अस्कल्टेशन करेंगे, मतलब फ्रंट से करेंगे, तो फ्रॉम अबव द क्लेविकल डाउन टू द 6th रिब। अब आप ये फर्स्ट पिक्चर देखें कि आपने क्लेविकल के ऊपर से स्टार्ट करना है, ये आपको 1 नंबर से पता चल रहा होगा कि स्टार्ट फ्रॉम अबव द क्लेविकल टू द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। आपने ये 6th इंटरकॉस्टल तक आना है, ये सीक्वेंस 1 2 3 4 देन 5 देन 6, और इसी तरह कंपेयर करना है राइट को लेफ़्ट के साथ। अब जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड में आपने एक्जिला से 8th रिब तक जाना है, फ्रॉम एक्जिला टू 8th रिब, एंड पोस्टीरियर। और जब आप बैक साइड से अस्कल्टेशन करेंगे तो फ्रॉम स्कैपुला डाउनवर्ड टू द 11th रिब। ये आप बैक वाली पिक्चर देखें कि आपने स्कैपुला से स्टार्ट करना है और 11th रिब के डाउन तक आना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये आपकी अस्कल्टेशन साइड्स हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंट साउंड्स हैं। ट्रैकियल साउंड, इसकी हार्श एंड हाई पिच क्वालिटी होती है, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेशियो इक्वल होती है, और ये सुप्रा क्लेविकुलर नॉच से आपको सुनाई देती है, ठीक है। फिर ब्रोंकियल आती है, ये भी लाउड और हाई पिच साउंड होती है, इसमें एक्सपायरेशन की रेशियो ज़्यादा होती है, एंड इसकी लोकेशन क्या है, अबव द क्लेविकल ऑन ईच साइड ऑफ द स्टर्नम ओवर द मेन्यूब्रम। जो स्टर्नम का अबव द क्लेविकल वाला जो पार्ट है, जिसको हम मेन्यूब्रम पार्ट कहते हैं, ये वहाँ से सुनाई देती है, ठीक है। और ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड जो है, ये मीडियम इन लाउडनेस एंड पिच इसकी क्वालिटी है, इसमें भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेशियो सेम होती है, एंड इट इज़ हेयर्ड एट नेक्स्ट टू द स्टर्नम बिटवीन द स्केपुला, के बैक पे जो स्केपुला के दरमियान स्टर्नम वाली जो जगह है, यहाँ से सुनाई देती है ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड। और वेसिकुलर साउंड जो होती है, ये सॉफ्ट और लो पिच्ड होती है, इसमें इंस्पिरेशन की रेशियो ज़्यादा होती है, एंड रिमाइंडर ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब ये भी वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना, सीक्वेंस ऑफ अस्कल्टेशन फॉर पोस्टीरियर थेरेक्स, के पोस्टीरियरली आपने कैसे जाना है फ्रॉम स्केपुला टू 11th रिब, और किस सीक्वेंस से आना है कि कंपेयर बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड्स, ठीक है। और ये क्या है, सीक्वेंस है एंटीरियर चेस्ट का, कि अबव द क्लेविकुलर टू द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस। अब ये है कि असेसिंग वोकल फ्रेमाइटिस, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि वोकल फ्रेमाइटिस कैसे किया जाता है, कि पेशेंट अपने बाजुओं को चेस्ट के अराउंड फोल्ड कर लेता है, और आपने अपने पाम्स के फिंगर टच नहीं करनी, पाम्स से बैक पे आपने उसको टच करना है, ठीक है। और पेशेंट को कहना है कि आपने प्रोनाउंस करना है जैसे 99, ठीक है, और इतनी इंटेंसिटी में प्रोनाउंस करना है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो, और उन वाइब्रेशंस से आप ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या कॉन्सिलिडेशन है। अगर हमारे पास लाउड इंटेंसिटी आ रही है तो हमारे पास क्या होगा कि कॉन्सिलिडेशन है, और अगर ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब कि कोई अंदर इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, या फिर एम्फिजिमा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डिफरेंट 3 टाइप्स डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ब्रोंकोफोनी में क्या होता है कि मफल्ड साउंड है तो मतलब नॉर्मल है, और अगर लाउड वोकल फ्रेमाइटिस साउंड आ रही है, ठीक है, जब आपने पेशेंट को कहा कि आप 99 को प्रोनाउंस करो और उसकी लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सिलिडेटेड लंग्स है, ठीक है। इगोफोनी में क्या होता है कि आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ई को प्रोनाउंस करना है। इसमें क्या होता है कि मफल्ड साउंड हो तो नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि
आप जब स्टेथ से सुनते हैं तो वो ई का वर्ड चेंज होकर आपको ए में सुनाई देता है, इसको कहते हैं ईगोफोनी। देन विस्पर्ड पेक्टोरिलो क्वी में क्या होता है कि नॉर्मल तो आपको साउंड फील होगी, लेकिन कॉन्सिलिडेटेड साउंड कब फील होगी कि जब 1 2 3 आपने कहा कि प्रोनाउंस करो और वो लाउड और क्लियर होगा, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सिलिडेटेड है। अब एबनॉर्मल साउंड्स हमारे पास डिफरेंट आती हैं। एक पहली टाइप है उसकी, पहली जो एबनॉर्मल साउंड है उसको कहते हैं स्ट्रीडर। ये एक लाउड हाई पिच साउंड होती है। इट इज़ अ लाउड हाई पिच साउंड यूजुअली हेयर विदाउट अ स्टेथोस्कोप ड्यूरिंग एक्सकल्टेशन. It is caused by the upper airway obstruction, can be heard in inspiration and expiration. अब ये लाउड और हाई पिच साउंड है, आप इसको स्टेथ के बगैर भी सुन सकते हैं, और अपर एयरवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपको स्ट्रीडर साउंड फील होगी, और ये इंस्पिरेशन में भी फील होती है और एक्सपायरेशन में भी, ठीक है। देन सेकेंड साउंड है रोंकाई, are the long continuous adventitious low pitch musical sound generated by the obstruction to airway like asthma और COPD. अब ये रोंकाई आपको लो पिच म्यूजिकल साउंड है, ये कब फील होती है? जब आपको एस्थमा हो या COPD का केस हो, ठीक है। अब विजिंग साउंड कौन सी होती है? इट इज़ अ हाई पिच विजलिंग म्यूजिकल साउंड मेड वाइल ब्रीदिंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो आपको ये फील होती है, और ये किस वजह से होती है? कॉज बाय नैरो ऑफ एयरवे, कि आपके जो एयरवेज हैं वो नैरो हुए हैं, तो आपको वीजिंग साउंड फील होगी। देन हमारे पास आती है क्रैकल्स। क्रैकल्स आर इंटरमीडिएट नॉन म्यूजिकल ब्रीफ साउंड्स हेयर्ड मोर कॉमनली विद इंस्पायरेशन, कि आपको इंस्पायरेशन के अंदर ये ज़्यादा फील होती है, ठीक है, और ये नॉन म्यूजिकल से साउंड है। फिर हमारे पास है प्लूरल फ्रिक्शन रब। इट इज़ अ लो पिच ग्रेटिंग रबिंग साउंड हेयर्ड ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इट इज़ कॉज बाय द प्लूरल इन्फ्लेमेशन. अब ये आपको फ्रिक्शन रब कब फील होता है? ये लो पिच साउंड होती है कि जब आपका प्लूरल इन्फ्लेमेशन होता है, लंग्स के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जब वो इन्फ्लेम्ड हो तो प्लूरल फ्रिक्शन रब प्रोड्यूस होता है, वो भी एक लो पिच एबनॉर्मल साउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे? टॉन्सिलाइटिस के, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स की। फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स। लेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरेंक्स को कहते हैं। इन्फ्लुएंजा, ये हमारे पास फ्लू है, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। वूपिंग कफ, जिसको हम परटूसिस भी कहते हैं और अपनी ज़बान में काली खांसी भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑर्डर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है हमारे किसी भी एयरवे के अंदर, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे। डिसऑर्डर्स ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे? एक है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स डिजीजेस और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस हैं ये किस वजह से होती है? कि आपके एयरवे के अंदर कोई ब्लॉकेज है, नाम से ही जाहिर है ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, रुकावट पैदा होना, कि आपके एयरवे के अंदर कोई ब्लॉकेज आई है जिसकी वजह से जो डिजीजेस कॉज हो रही हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस हैं। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस कौन सी होती हैं? कि इसकी ये हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है इनहेलेशन की, उसको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर कंडक्टिव सिस्टम, ये डिजीजेस आती हैं। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में एटिलेक्टेसिस, ADRs, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लंग कैंसर, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस हैं। अब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि आपने नॉर्मल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स को कैसे डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट डिनाइज कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। डिनाइज पास्ट और करंट रेस्पिरेटरी इलनेस और डिजीज़, के पेशेंट को पहले कोई खांसी, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन नहीं थी। ये नॉर्मल कंडीशंस को हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पेशेंट की जो जो कंडीशंस होगी आपने उस मुताबिक से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सिमेट्रिकल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थॉरिक्स, के फ्रंट और बैक साइड पे थॉरिक्स सिमेट्रिकल थे,
सेम थे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट आपने मेंशन करना है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि रेगुलर थे, इनऑडिबल थे थ्रू द नोज, नो रिट्रैक्शन एक्सेसरी मसल यूज और नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है। चेस्ट राइज एंड फॉल आर इक्वली बायलेटरल, स्किन इज पिंक, वार्म एंड ड्राई, नो क्रिप्टस मासेस और टेंडरनेस अपॉन पल्पेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट, lungs sound clear bilaterally in all lobes, anteriorly and posteriorly, no adventitious sounds, SpO2 saturation 90% on room air। आपने पेशेंट की रेस्पिरेटरी असेसमेंट में जो जो चीज़ें असेस की, उनमें आपको जो जो फाइंडिंग्स आइदर दे आर द नॉर्मल और एबनॉर्मल, आपने उनको डॉक्यूमेंट करना है। Thank you so much. That's all about our today's topic, that is the assessment of the respiratory tract. If you have any question, any query, you can ask me here in the comment section. Inshallah I will answer you. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको ईजीली मिल सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।